सुप्रभात। प्रस्तुत पाठ 22 कहानी लेखन नामक पाठ पढ़ने के लिए आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कहानी लेखन अर्थात कहानी लिखने की विधि, कहानी कैसे लिखा जाता है, कहानी लेखन के लिए हमें क्या महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं, इसके विषय में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो इसमें आप पढ़ेंगे कुछ तरीका जिसके माध्यम से हम कहानी लेखन का काम करते हैं। बच्चों बता दें, कहानी प्राचीन काल से प्रचलित है। वास्तव में कहानी की उत्पत्ति कब हुई कोई नहीं जानता। कहानियाँ बच्चों को बहुत प्रिय होती हैं। कहानियाँ हमारी नानी, दादी, दादा हमें बड़े चाव से, बहुत ही अच्छे से सुनाते हैं और हम सब उनके द्वारा बताई गई कहानियों को सुना जाता है। पढ़ने वाले बच्चों को कहानियाँ लिखने का अभ्यास करनी चाहिए, क्योंकि कहानी लेखन एक कला है जिसे अभ्यास द्वारा ही हम सीख सकते हैं। तो आइए बच्चों, हम यहाँ पर आपको कहानी लेखन के लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन हैं उसको बताते हैं। कहानी लेखन के महत्वपूर्ण ये कहानी लेखन के महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार हैं, आप देखेंगे। इस कहानी लेखन का पहला तथ्य होगा, बच्चों की कहानियों की भाषा सरल होनी चाहिए। यानी बच्चों की जो कहानी की भाषा होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? सरल होनी चाहिए। उसके बाद इनके वाक्य अधिक बड़े नहीं होने चाहिए। जो भी कहानी लेखन के वाक्य हों वह बड़ा ना हो, ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए। तीसरा है, इनके वाक्य अधिक बड़े ना हों और कहानी विषय अनुकूल व शिक्षाप्रद होनी चाहिए। यानी कहानी लेखन का जो भी काम हम करें वो विषय के अनुकूल हो, शिक्षाप्रद हो, इस बात को हमें ध्यान देना होगा। उसके बाद कहानी में घटनाओं को क्रमानुसार लिखना चाहिए। यानी कहानी में घटनाओं को कैसे लिखना चाहिए? क्रमानुसार लिखना चाहिए। कहानी सदैव भूतकाल में होनी चाहिए। यानी जब भी हम कहानी लिखें वह कहानी किस काल में होनी चाहिए? भूतकाल में होनी चाहिए। अगला है, कहानी का अंत शिक्षाप्रद व खुशी देने वाला होना चाहिए। यानी जब भी कहानी का अंत हम करें तो ध्यान रखें वह कहानी शिक्षाप्रद हो या खुशी देने वाला हो। ऐसा पढ़ने के बाद महसूस हो। ऐसे भाषा में, ऐसे वाक्यों में हमें लेखन कार्य करनी चाहिए। कहानी का शीर्षक आकर्षक एवं छोटा होना चाहिए। नहीं, हमें ध्यान देने की बात होती है कि कहानी जब भी लिखें वह कहानी के शीर्षक को आकर्षक बनाना चाहिए, छोटा बनाना चाहिए, ताकि उस कहानी के माध्यम से
यानी वह शीर्षक के माध्यम से जो कहानी हमारे द्वारा लिखी गई रहती है उस शीर्षक से ही कुछ पता चल जाता है इस कहानी में क्या प्रयोग किया गया है, किस पर चर्चा की गई है। तो ये रहा बच्चों कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो हमें लेखन कार्य में इसका प्रयोग होता है। फिर एक बार देखिए, बच्चों की कहानियों की भाषा सरल होनी चाहिए, इनके वाक्य अधिक बड़े ना हो, कहानी विषयानुकूल हो व शिक्षाप्रद हो, कहानी में घटनाओं को क्रमानुसार लिखना चाहिए, कहानी सदैव भूतकाल में रहनी चाहिए, कहानी का अंत शिक्षाप्रद व खुशी देने वाला होना चाहिए, कहानी का शीर्षक आकर्षक एवं छोटा होना चाहिए। जब इन सभी बिंदुओं पर हम प्रकाश डालेंगे या इसका अध्ययन करते हुए जब हम कहानी लेखन का कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा कहानी लेखन अच्छा होगा। अब हम आपको कुछ कहानियों के द्वारा उदाहरण तौर पे बताएंगे, आप उसके बाद कुछ कहानी अपने मन से जो अभ्यास कार्य में इस पाठ के अंत में दिए गए हैं उसको लिखेंगे। इसके पहले मैं कुछ आपको उदाहरण तौर पर बता देता हूँ, अगर आप चाहेंगे तो इससे भी लिख लेना। आप लिखेंगे तो आपको लिखने का अभ्यास होगा, आपको जानकारी होगी। शीर्षक है दूरदर्शी। ये दूरदर्शी ये शीर्षक पर आप आधारित कुछ कहानी लिखोगे। यह एक बार की बात है, एक बूढ़े आदमी ने एक गुफा से थोड़ा सोना पाया। उसने सोचा कि कहीं यह चोरी न हो जाए, इसलिए इसे तोड़कर अपने पास रखो। आदमी सोना तोड़ने के लिए सुनार के पास तराजू मांगने आया। सुनार ने कहा, मियाँ आपके पास छलनी नहीं है। उसने कहा, मजाक न कर भाई, मुझे तराजू चाहिए। बूढ़े आदमी की नासमझी देखकर सुनार ने पुनः कहा, मेरी दुकान में झाड़ू नहीं है। उसने कहा, मस्खरी छोड़ो, मैं तराजू मांगने आया हूँ, तुम मूर्ख बनकर उटपटांग बातें न कर। अंततः सुनार ने जवाब दिया, मैंने तुम्हारी बात सुन ली थी, मैं बहरा नहीं हूँ। तुम यह ना समझो कि मैं मूर्ख हूँ। तुम बूढ़े आदमी सूख कर कांटा हो रहे हो, सारा शरीर कांपता है, तुम्हारा सोना भी कुछ भारी होगा, इसलिए तोड़ते समय तुम्हारा हाथ कांपने और सोना गिर पड़ेगा तो तुम फिर कहोगे कि भाई झाड़ू से सोना इकट्ठा कर लूँ, और जब बुहार कर मिट्टी और सोना इकट्ठा कर लोगे तो फिर कहोगे कि भाई छलनी से खाक को छान कर सोना अलग कर लूँ। हमारी दुकान में छलनी कहाँ? मैं पहले ही तुम्हारी दशा देखकर दूरदर्शिता से कहा था कि तुम कहीं दूसरी जगह से तराजू मांग लो। यानी आपने देखा कि यह दुकानदार उस वृद्ध के चेहरे को देखकर, उसके हाव भाव को देखकर पहचान लेता है कि जिस सामान को तोड़ने के लिए यह बूढ़ा आदमी आया है वह सामान कुछ हल्का नहीं होगा, भारी होगा, जो उठाते ही, रखते ही, तोड़ते ही इस व्यक्ति से गलती हो सकता है सोना उसमें से गिर जाए, तो वह पुनः
उस दुकानदार को परेशान करेगा, इसलिए दुकानदार उससे भिन्न भिन्न तरह के प्रश्न किए। अर्थात इससे सिद्ध होता है कि वह उसके हाव भाव को देखकर उसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों को समझ जाता है। तो इससे शिक्षा मिलती है बच्चों कि जो मनुष्य केवल काम के प्रारंभ को देखता है वह अंधा है। जो परिणाम को ध्यान में रखकर आगे होने वाली बात को पहले से ही सोच लेता है, उसे अंत में लज्जित हो जाना पड़ता है। इसलिए बच्चों, कभी भी हमें कोई भी काम करने से पहले हमें सोच समझकर काम करना चाहिए, तब जाकर के हम अपने कार्यों में सफल हो सकते हैं। अगला है, आपको मैं बताऊंगा दूसरा कहानी जिसका नाम है घमंड। घमंड। अब आइए देखते हैं घमंड कहानी को कैसे इसको लिखेंगे, कैसे पढ़ेंगे। एक बार एक नाव वाले की नाव में एक लंबा चौड़ा पैंट कमीज पहने हुए पढ़ा लिखा घमंडी व्यक्ति सवार हुआ। वह घमंड में भरकर नाविक से पूछने लगा, क्या तुमने व्याकरण पढ़ा है नाविक? नाविक बोला, नहीं। घमंडी व्यक्ति ने कहा, अफसोस है कि तुमने अभी आधी उम्र यूं ही गवा दिया। वह सुनकर नाविक चुप रहा। थोड़ी देर में उसने फिर नाविक से पूछा, क्या तुमने इतिहास व भूगोल पढ़ा है? नाविक ने फिर सिर हिलाते हुए कहा, इस पर नाविक फिर सिर हिलाते हुए कहा, नहीं। इस पर घमंडी ने कहा, फिर तो तुम्हारा पूरा जीवन ही बेकार गया। नाविक को बड़ा क्रोध आया, लेकिन उस समय वह कुछ नहीं बोला। अचानक वायु के तेज झोंकों ने नाव को भंवर में डाल दिया। दोनों ही उस पर तूफान में फंस गए, किंतु नाविक तैरना जानता था। नाविक ने समय रहते ही ऊंचे स्वर में उस व्यक्ति से पूछा, महाराज, आपको तैरना भी आता है कि नहीं? उस समय घबराकर मैं उस घमंडी व्यक्ति ने कहा, नहीं, मुझे तैरना नहीं आता। यह बात सुनते ही नाविक ने कहा, महाराज, फिर तो आपको अपने इतिहास भूगोल को सहायता के लिए बुलाना होगा, वरना आपकी सारी उम्र बर्बाद होने वाली है, क्योंकि नाव अब भंवर में डूबने वाले हैं। यह कहकर नाविक नदी में कूदा और तैरता हुआ किनारे पर आ गया। इस प्रकार नाविक बच गया, जबकि घमंडी भंवर में डूबकर मर गया। देखा बच्चों, कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। इससे क्या सीख मिलती, आइए बताते हैं। मनुष्य को किसी एक विद्या या कला में दक्ष हो जाने पर उसे घमंड नहीं करना चाहिए। कभी भी किसी शिक्षा, किसी ज्ञान को प्राप्त करने के बाद अपने आप को घमंड होने का यह समस्या नहीं आने देनी चाहिए।
नहीं तो उसी वो जो नाविक के पास जो वो व्यक्ति सवार था नाव पर, उसी जैसा हाल होगा। इसलिए घमंड हमें नहीं करनी चाहिए। अब अगला है जो संकेत बिंदु पर आधारित है, उस तरह की कहानी आपके बुक में दिए गए हैं। इस तरह की कहानी को लिखना है आपको, जो संकेत बिंदुओं द्वारा कहानी लेखन का कार्य होगा। संकेत है बादशाह अकबर का दरबार में आना। उसके बाद बादशाह का दरबारियों से प्रश्न पूछना, मेरी मूंछ नोचने वालों को क्या सजा दी जाए। दरबारियों का उत्तर देना, उत्तर सुनकर बादशाह को नाराज होना, फिर बीरबल से वही प्रश्न पूछना, बीरबल का जवाब देना, उत्तर सुनकर बादशाह का मुस्कुराना, बादशाह द्वारा अर्थ समझना, बीरबल का बात को समझाना, शहजादे का मूंछें नोचना, सभी का समझ में आना, बादशाह का ठहाका लगाना, दरबारियों का बंगले झांकना। ये संकेत बिंदु है। इन संकेत बिंदुओं के द्वारा कहानी को पूरा करना है। यह कहानी का शीर्षक होगा मासूम सजा। मासूम सजा। आइए हम लोग पढ़ें इस मासूम सजा को। ये कैसे होगा? ये मासूम सजा मैं इसका संकेत बिंदु बता दिया हूँ। ये कहानी होगा, एक दिन बादशाह अकबर ने दरबार में आते ही दरबारियों से पूछा, किसी ने आज मेरी मूंछें नोची है, उसे क्या सजा दी जानी चाहिए। दरबारियों ने कहा, उसे सूली पर लटका देना चाहिए। किसी ने कहा, उसे फांसी दे देनी चाहिए। किसी ने कहा, उसकी गर्दन धड़ से तत्काल उड़ा देना चाहिए। ये सुनकर बादशाह नाराज हो गए। अंत में उन्होंने बीरबल से पूछा, तुमने कोई राय नहीं दी। बीरबल ने कहा, उसको मासूम सजा देनी चाहिए। बादशाह धीरे धीरे मुस्कुराए, बोले, क्या मतलब? जहाँपनाह खता माफ हो उस गुनाहगार को तो सजा के बजाय उपहार देना चाहिए। बीरबल ने कहा। आगे बीरबल ने फिर कहा, जो व्यक्ति आपकी मूंछें नोचने की जुर्रत कर सकता है वह आपके शहजादे के सिवा कोई और हो ही नहीं सकता, क्योंकि वही आपकी गोद में खिलता है। गोद में खिलते खिलते उसने आज आपकी मूंछें नोच ली होगी। उस मासूम को मिठाई खाने की मासूम सजा दी जानी चाहिए। बीरबल ने खुलासा किया। बादशाह ने ठहाका लगाया और दरबारी बगले झांकने लगे। यही इस कहानी का लेखन कार्य है, जो आप ऐसे, जैसे मैं अभी उदाहरण बताया, ऐसे ही इस कहानी को आप पूरा करेंगे। इससे क्या शिक्षा मिली? कुछ भी कहने से पहले बात का सार समझना चाहिए। इस कहानी की ये शिक्षा है। तो बच्चों, आप जो भी कहानी अभी मैं बताया हूँ उस कहानी को भी लिखेंगे और आपके जो बुक में जो अभ्यास कार्य के रूप में दिए गए हैं
उस कहानी को भी आप लिखेंगे तो आपका उम्मीद है अच्छा से यह कहानी लेखन आएगा और आप अच्छे कहानी लेखन कर सकते हैं। अभ्यास में है, इसमें 3 कहानियाँ हैं। इन 3 कहानियों के लिए आपको संकेत बिंदु दिए गए हैं। इन्हीं संकेत बिंदुओं पर आधारित आपको कहानी लिखना है। जब इसको लिखेंगे तो आपको निश्चित रूप से अच्छे से कहानी लेखन समझ में आ जाएगा और कहानी लेखन का कार्य कर सकते हैं। इसे मैंने आपको बताया, समझाया। उम्मीद है कि आप इसे अच्छे से समझे होंगे, पढ़े होंगे और निश्चित रूप से आप कहानी लेखन का कार्य करेंगे, जिससे आपका अभ्यास होगा। तो यह पाठ, कहानी लेखन नामक पाठ को पढ़ने के लिए आप सभी को धन्यवाद।